मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि देर रात एक जवान लड़की ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी उसे अचानक सड़क पर एक टैक्सी दिखाई देती है, लेकिन उसमें कुछ लड़के बैठ जाते हैं। मजबूरी में उसे अकेले ही घर जाने का रास्ता चुनना पड़ता है। अंधेरी गली में कदम रखते ही लड़की को एक अजीब सा खौफ सताने लगता है। तभी एक वैन उसके सामने रुकती है। ड्राइवर खुद को दोषी बताता है और लड़की को लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन लड़की का दिल नहीं मानता और वो मना कर देती है। कुछ ही पलों में पीछे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। घबराकर लड़की पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि वैन का दरवाजा खुला है और अंदर से किसी के रोने की आवाजें आ रही है। हिम्मत हार कर वो वापस जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वैन में कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे और एक आदमी की लाश पड़ी थी। अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर लड़की का दिल दहल जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब से देखती है तो उसे एहसास होता है कि आवाजें कोई और नहीं बल्कि दोषिक ही निकाल रहा था। डर के मारे लड़की कुछ समझ नहीं पाती। तभी दोषिक अचानक उसे पकड़कर वैन के अंदर खींच लेता है। फिर वो कपड़े बदलकर पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो दोषिक डरते हुए अपनी आंखें मूंद लेता है और लड़की को इशारा करके बताता है कि लाश वहाँ है। वो पुलिस वालों को एक झूठी कहानी सुनाता है कि उसने कुछ मजदूरों को इस लड़की पर हमला करते हुए देखा था। सीन शिफ्ट होती है और हम किम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहरी है। वो हर रोज अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉल पर दूसरे बहरे कस्टमर्स से बात करती है। साइन लैंग्वेज की मदद से वो उनके सवालों के जवाब देती है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढती है। किम की दुनिया पूरी तरह से साइन लैंग्वेज पर आधारित है। एक दिन कंपनी वालों के साथ डिनर पर जाने के बाद किम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वो किसी से बात नहीं कर पाती और चुपचाप बैठी रहती है। तभी कुछ आदमी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो उसकी बहरी होने का मजाक उड़ाते हुए गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। हालांकि किम लिप्स रीडिंग बहुत अच्छे से जानती है। उसने उन आदमियों की हर बात को पढ़ लिया और उनसे भी कुछ ऐसे ही गंदे इशारे करके उनको जवाब दिया। किम को बहुत अच्छा लगता है कि उसने उन लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। काम के बाद वो अपनी माँ को लेने ऑफिस जाती है। उसकी माँ एक टेलर है और इस महीने उसे बहुत अच्छी सैलरी मिली है, इसीलिए वो मिलकर बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। शहर के दूसरे हिस्से में चोई नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसका भाई जोंग उसे जाने नहीं देना चाहता। उनके पेरेंट्स की मौत के बाद वो चोई का बहुत ख्याल रखता है। जोंग को चोई के छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहता है कि वो जल्द ही घर लौट आए। चोई जल्दी घर आने का वादा करती है, लेकिन फिर वो जोंग के मैसेज का जवाब देना ही बंद कर देती है। जब चोई जोंग के फोन का जवाब नहीं देती तो जोंग बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दोषिक भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है। किस्मत से उसे किम और उसकी माँ सड़क पर मिल जाती है। किम जब गाड़ी पार्क करने जाती है तो दोषिक चोई को निशाना बना लेता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो अचानक चोई पर झपट पड़ता है। किम की माँ बहरी है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। दोषिक चोई पर हमला करने के बाद किम की माँ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोंग वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। इधर किम पार्किंग से वापस आ रही थी, तभी वो अंधेरे में एक सफेद जूता देखती है और किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है। जब दूसरा जूता गिरता है तो वो अंदर जाकर देखती है कि चोई खून से लथपथ पड़ी हुई है। चोई को खून में लथपथ देखकर किम डर जाती है। तभी दोषिक किम पर हमला कर देता है, लेकिन चोई किम को बचाने के लिए दोषिक को धक्का दे देती है। किम डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है और गाड़ियों के बीच में छिप जाती है। वो पीछे के दरवाजे को धीरे से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुंडी की आवाज से दोषिक को पता चल जाता है कि किम वहाँ है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन किम आखिरी मौके पर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर जंजीर लगी हुई है, लेकिन वो पूरा नहीं खुलता। किम बहुत पतली है, इसीलिए वो आसानी से दरवाजे से निकल जाती है और दोषिक अंदर ही फंस जाता है। किम भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि दोषिक चाकू लिए पिछली सीट पर ही बैठा है। उसने किम को गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन किम गाड़ी को दीवार से टक्कर मार देती है और मौका पाकर भाग निकलती है। दोषिक भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन किम अपनी माँ के पास जाकर सड़क पर लगा अलार्म बटन दबा देती है। किम और इसकी माँ पुलिस का इंतजार करने लगती है। इधर दोषिक ने चोई को अपनी वैन में छुपा लिया है और कपड़े बदलकर एक बिजनेसमैन बन गया। वो किम और उसकी माँ के पास आता है, लेकिन किम उसे पहचान नहीं पाती। दोषिक कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। किम उसे अंधेरी गली में ले जाती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस वालों को गली खाली दिखती है, लेकिन किम कहती है कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया होगा। पार्किंग लॉट के गार्ड ने बताया कि कुछ शरारती बच्चों ने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। पुलिस तीनों को स्टेशन ले जाती है। लिफ्ट में दोषिक बार बार अपने बैग में रखे हथियारों को देखकर किम और उसकी माँ को घूर रहा था। किम की माँ को थोड़ा शक होता है, लेकिन दोषिक फोन दिखाकर कहता है कि उसकी बहन का मैसेज आया है और वो ठीक है। किम ने बताया
किम ने अपना बयान दिया, लेकिन बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तभी एक पागल बुढ़ा दोषिक से लड़ने लग जाता है। गुस्से में दोषिक भी बुढ़े को भला बुरा बोल देता है। झगड़े के दौरान दोषिक का सफेद फोन नीचे गिर जाता है। किम की माँ वो फोन उठा लेती है। पुलिस बुढ़े को ले जाती है और दोषिक अपना फोन वापस ले लेता है और फिर वो किम का बयान पढ़ते हुए उसका घर का पता याद कर लेता है। तभी किम की माँ देखती है कि दोषिक के पास 2 फोन है। जब दोषिक अपने बैग में रखे हथियार देखने लगता है तो किम की माँ और ज्यादा घबरा जाती है। तभी जोंग एक पुलिस वाले के साथ वहाँ आता है और अपनी बहन के बारे में बोलता है। पुलिस वाला उन सभी को चोई की तस्वीर दिखाता है। दोषिक झूठ बोलता है, लेकिन किम उससे पहचान जाती है। उसी समय पागल बुढ़ा एक बार फिर से अंदर आता है तो दोषिक किम की माँ को धमकाता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो किम को मार डालेगा। दोषिक अपने बैग से एक चाकू निकालकर किम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन किम की माँ शोर मचा देती है और तभी जोंग तुरंत दोषिक का चाकू पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। किम और उसकी माँ पुलिस के पास भाग जाती है। दोषिक कबूल करता है कि उसने चोई पर हमला किया था। जोंग बहुत गुस्से में आकर दोषिक को पीटने लगता है, लेकिन तभी पुलिस भी अंदर आ जाती है और पुलिस के अंदर आते ही दोषिक फिर से नाटक करता है कि जोंग उसे मारना चाहता है। पुलिस जोंग को गिरफ्तार कर लेती है और दोषिक चला जाता है। किम और उसकी माँ जोंग के साथ रुकती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उन्हें पता चलता है कि किम और उसकी माँ सच कह रहे थे। फिर जोंग अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है और पुलिस किम और उसकी माँ को घर छोड़ देती है। उनके घर में कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो थोड़ी सी ही हलचल होने पर चमक उठती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। किम की माँ बहुत घबरा जाती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी दोस्त कुछ सामान लेने आई है। दोनों औरतें सामान लेकर नीचे चली जाती हैं। इसी बीच दोषिक घर में घुसकर बाहर का सेंसर तोड़ देता है, लेकिन अंदर के सेंसर की वजह से किम को पता चल जाता है कि कोई अनजान घर में घुसा है। तभी दोषिक अलार्म बजा देता है ताकि किम को लगे कि सेंसर खुद ब खुद चालू हो गया है। फिर किम अपने कमरे में चली जाती है। दोषिक बाहर के सारे सेंसर्स बंद करके कुल्हाड़ी लेकर किम के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर किम जोंग को मैसेज करती है। किम देखती है कि एक खिलौना हिल रहा है, लेकिन सेंसर नहीं बज रहा। वो समझ चुकी है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी दोषिक उस पर हमला करता है। किम मुश्किल से अपनी जान बचाती है और दूसरे कमरे में भागकर दरवाजे को बंद कर देती है। वो जोंग को मैसेज करती है और अपनी माँ को ऊपर आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ पहले से ही अंदर आ चुकी है। किम दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे उसकी माँ का मैसेज देखकर शक होता है, क्योंकि उसकी माँ इतनी अच्छी स्पेलिंग नहीं लिख सकती थी। उसे समझ आ जाता है कि उसे मैसेज दोषिक ने ही भेजे हैं, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। जब दोषिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो किम खिड़की से बाहर कूद जाती है। दोषिक किम का पीछा करता रहता है। इधर जोंग भी वहां पहुंच जाता है और वो दोषिक का पीछा करने लगता है। दोषिक किम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग बीच में आ जाता है। दोषिक जोंग को धमकाता है कि अगर वो मारा गया तो जोंग अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। दोषिक जोंग को एक लोकेशन भेजता है और कहता है कि उसे किम और उसकी बहन में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। जोंग किम से माफी मांगता है और अपनी बहन को बचाने के लिए उस लोकेशन पर भागता है, लेकिन वो लोकेशन किम के घर की ही होती है और दोषिक ने सिर्फ उसे धोखा देने के लिए ऐसा कहा था। दोषिक जोंग को फोन करके बोलता है कि उसने किम को ना बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर किम दोषिक के आंखों में धूल फेंककर फिर से भागने लगती है। किम दोषिक की वैन के पास पहुंचती है। तभी चोई वहां से निकलती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। उधर जोंग और किम की माँ किम को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी चोई चुप हो जाती है क्योंकि उसने दोषिक को आते हुए सुन लिया है। किम चोई से जोंग को बुलाने के लिए कहती है और खुद चाकू लेकर दोषिक का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। किम दोषिक का समय बर्बाद करने की कोशिश करती है ताकि जोंग समय पर पहुंच सके। दोषिक किम का पीछा शुरू कर देता है। किम अलार्म बजाती है और फिर से भागने लगती है। इधर चोई ने जोंग को फोन किया और वो चोई को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाता है। चोई जोंग और किम की माँ को किम को बचाने का रास्ता बताती है। किम बाजार में घुसती है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दोषिक किम के पास आता है। किम भी अपना चाकू निकाल लेती है। किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोषिक कहता है कि ये उसकी बहन है और ये पागल है। किम को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और किम को पकड़कर दोषिक को ही सौंप देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किम दोषिक की बहन है। दोषिक किम को एक अंधेरी गली में ले जाता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त जोंग वहाँ पहुँच जाता है और दोषिक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोषिक मौका पाकर भाग जाता है और बाजार में किम की माँ से मिलता है। वो अभी किम की माँ को अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। तभी किम भागती हुई आती है और दोषिक पर चाकू मारती है, लेकिन दोषिक को कुछ नहीं होता और वो हंसने लगता है। लेकिन अचानक किम नीचे गिर जाती है क्योंकि चाकू उसे ही लगी थी। अब चाकू दोषिक के हाथ में है। सबको लगता है कि किम को दोषिक ने ही मारा है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और दोषिक को गोली मार देती है। दोषिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। सीन चेंज होती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद
किम और उसकी माँ बीच पर घूमने जाती है। जोई और जोंग भी उनके साथ हैं। सभी मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। वो सभी अब बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक सीरियल किलर को हरा दिया है।